नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र उत्तर प्रदेश का। यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारियों को दिया जाएगा ट्रेनिंग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किए 3 विधेयक। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केजरीवाल से मिलने पहुंचे अखिलेश यादव और बदल सकता है यूपी का समीकरण। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यूपी के चुनाव में भाजपा को बेहद बड़ा नुकसान होने जा रहा है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। यूपी में अपनी जड़ें मजबूत करने में जुटी कांग्रेस। 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में पदाधिकारियों को ट्रेनिंग। जी हां दोस्तों, झांसी बुंदेलखंड में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए चल रहे पार्टी के 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में हिस्सा लेने प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू पहुंचे हैं। यह खास प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर आयोजित हो रहा है, जिसके दूसरे दिन मंगलवार को अजय लल्लू कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में देश के अलग अलग कार्यकर्ताओं को जनता के बीच जाकर पार्टी की उपलब्धियों के बारे में बता रहे हैं, साथ ही कांग्रेस की विचारधारा को प्रचारित करने के टिप्स दे रहे हैं। आज दोपहर में आयोजित होने वाले प्रशिक्षण शिविर से पहले सुबह के समय प्रभात फेरी निकाली। खुद प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। रानी महल से शुरू हुई इस प्रभात फेरी ने शहर का भ्रमण किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी के सभी स्थानीय पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और विभिन्न प्रकोष्ठों के पदाधिकारी हाथों में कांग्रेस का झंडा थामे सड़कों पर गीत गाते दिखाई दिए। इन सब पर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन की क्षमता का विकास, सरकार के काले कारनामों को जनता तक पहुंचाना है, एकजुट कैसे हो, हमारी रणनीति कैसी हो, इन सब बातों पर चर्चा की जा रही है। अजय कुमार लल्लू ने कहा कि पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने गांव, गरीब, किसान, खेत खलिहान, नौजवान के लिए जो काम कांग्रेस ने किया है उसे जनता तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 4.5 साल की सरकार में किसान आत्महत्या करने को विवश है, गरीब परेशान है, नौजवान गरीबी का दंश झेल रहा है, जंगल राज की स्थिति बन गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में लाखों लोगों ने दम तोड़ा है। 4 साल में 500 से ज्यादा लोग जहरीली शराब पीने से मरे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में पेश किए 3 विधेयक। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को राज्य विधानमंडल में पिछले अगस्त में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि अधिनियमों के जवाब में कृषि सहकारिता, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति से संबंधित 3 संशोधित विधेयक सदन में पेश किए। राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि कृषि कानूनों में कुछ सुधारों को प्रस्तावित किया गया है। केंद्र के कृषि कानूनों का किसानों का एक वर्ग कड़ा विरोध कर रहा है। राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने कहा कि केंद्र के कृषि कानून बिना चर्चा के पारित किए गए और उनके अनेक प्रावधान राज्य सरकारों के अधिकारों में हस्तक्षेप करते हैं। उन्होंने कहा, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है और हम केंद्र के कृषि कानूनों में संशोधन का सुझाव देना चाहते हैं जो हमारे मुताबिक किसान विरोधी है। मसौदा विधेयक उप मुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाली मंत्रिमंडल की उप समिति ने तैयार किए हैं। महाराष्ट्र के कृषि मंत्री दादाजी भूसे द्वारा मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम 2020 पर किसान समझौते में संशोधन के लिए विधेयक प्रस्तुत किया गया। विधेयक में कहा गया है कि कृषि समझौता तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि किसान को भुगतान की गई कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य के बराबर या उससे अधिक ना हो। यह भी प्रस्तावित किया गया कि किसान और प्रायोजक अधिकतम 2 साल की अवधि के लिए आपसी सहमति से एमएसपी से नीचे कृषि समझौता कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केजरीवाल से मिलने दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव, बदल सकता है यूपी का समीकरण। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव मंगलवार को लखनऊ से दिल्ली रवाना हुए हैं। वह यहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी कर सकते हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले यूपी में आम आदमी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन हो सकता है। इसके कयास तब शुरू हो गए थे जब अखिलेश यादव को जन्मदिन की बधाई देने 3 दिन पहले आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह उनके घर पहुंचे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यूपी में राजनीतिक दखल बढ़ाने के लिए दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की सीटों पर मंथन कर रहे हैं। सत्ता में आने से पहले 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जन लोकपाल बिल को लेकर बड़ा आंदोलन किया था। इस आंदोलन में दिल्ली से सटे यूपी के जिलों से तमाम लोग शामिल हुए थे। अब आपका उसका फायदा उठाना चाहती है। यूपी में बीते 1 साल से सक्रिय आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह लगातार अलग अलग मुद्दों पर यूपी सरकार को घेर रहे हैं। 3 दिन पहले अखिलेश यादव से संजय सिंह ने मुलाकात कर राजनीतिक हलचलें बढ़ा दी। ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद में कुल 10 विधानसभा सीटें आती हैं। अखिलेश यादव ने कई बार अपने बयान में कहा है कि वह यूपी में सक्रिय छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। ऐसे में आपके साथ गठबंधन करने को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अखिलेश यादव ने अपने बयान में स्पष्ट किया है कि वह किसी भी राष्ट्रीय पार्टी से गठबंधन न करके छोटे छोटे जातीय और अन्य क्षेत्रीय दलों से गठबंधन कर उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में
सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को टक्कर देंगे। आप पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 7 माह पहले यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। तब उन्होंने कहा था, यूपी के लोग दिल्ली क्यों आ रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि वहां सुविधाएं नहीं है। अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती है तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? यूपी ने अब तक गंदी राजनीति देखी है, ऐसे में अब उसे नया मौका मिलना चाहिए। अखिलेश के बर्थडे के 2 दिन बाद मिलने पहुंचे थे संजय। 1 जुलाई को अखिलेश यादव का बर्थडे था, लेकिन इसके 2 दिन बाद 3 जुलाई को आपके यूपी प्रभारी संजय सिंह अचानक समाजवादी पार्टी के लखनऊ स्थित दफ्तर पहुंच गए। उन्होंने अखिलेश यादव से करीब 45 मिनट बात की। तब गठबंधन के सवालों को टालते हुए संजय सिंह ने कहा था कि आने वाला समय बता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। एक्ट्रेस सोनिया मान ने दी बीजेपी को खुली चुनौती, कहा मुकदमों से नहीं डरूंगी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन कर रही बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मान ने अब बीजेपी सरकार को खुली चुनौती दे दी है। किसान आंदोलन को लेकर उन पर दर्ज हुए मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि वे सरकार की गुंडागर्दी से डरने वाली नहीं है। सोनिया ने कहा कि फिलहाल उन पर 8 मामले दर्ज किए गए हैं। यदि ये 100 भी हो जाएं तो भी वे पीछे नहीं हटेंगी और ना ही डरेंगी। वे मंगलवार को हिसार में किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहे वकीलों के धरने में पहुंची थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों को दबाने के लिए लड़ाई का माहौल बना रही है। सोनिया ने बताया कि उनके पिता एक किसान नेता थे और उनके आदेश पर ही वे किसानों का समर्थन कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। सोनिया मान ने धरने पर बैठे वकीलों को कहा कि उनकी हिम्मत की दाद देने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी सरकार के रहते बिना डरे धरना देना आसान नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा की तरह ही पंजाब के वकीलों को भी धरना देने की जरूरत है। वकीलों के साथ आने से किसानों को भी डर नहीं होगा कि उन पर लगे मुकदमों का क्या होगा। सोनिया ने कहा कि हरियाणा सरकार लगातार किसानों को दबा रही है और लड़ाई का माहौल बना रही है, लेकिन किसान दबने या डरने वाले नहीं हैं। आज ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि हर मजदूर व दुकानदार का भी है। ये लड़ाई कॉरपोरेट कल्चर के खिलाफ है। सोनिया ने कहा कि किसानों की मदद के लिए वो हमेशा खड़ी रहेंगी, चाहे सरकार फिर मुकदमों के अंबार लगाकर उन्हें जेल क्यों न भेज दे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा डराकर इस आंदोलन को खत्म करने की है, जो किसान होने नहीं देंगे, क्योंकि जब तक किसानों की सभी मांगों को मान नहीं लिया जाता किसान पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश में सुशासन की जगह गुंडागर्दी पर उतर आई है। ऐसे में किसानों ने बिना डरे जो आंदोलन कर रहे हैं वो तारीफ के काबिल हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 में होने वाले हिमाचल विस चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित, राजीव शुक्ला। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला ने कहा, आने वाला वर्ष 2022 हमारा है, यानी कांग्रेस का है, तथा वर्ष 2022 में होने वाले चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। भावी चुनावों में कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत कैसे प्राप्त करना है, इसकी भावी रणनीति तैयार की जा रही है। यह बात आज प्रदेश कांग्रेस के चुनाव प्रभारी एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राजीव शुक्ला ने गग्गल एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में कही। प्रदेश में 3 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इन तीनों उपचुनाव में कांग्रेस की भारी बहुमत से जीत होगी। उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के बारे में पूछने पर शुक्ला ने कहा कि पार्टी में उम्मीदवारों का चयन हर पहलू से सोच समझकर किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी के संगठन को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में शुक्ला ने कहा कि संगठन में सवाल हर पार्टी में होते हैं। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक के लिए कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला पहली बार धर्मशाला के दौरे पर आए हैं। बतौर पार्टी प्रभारी धर्मशाला में पहला दौरा है। शुक्ला यहां कांग्रेस के राजनीतिक मामलों सहित प्रदेश समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक का उद्देश्य पार्टी को मजबूत प्रदान करना होगा। पार्टी को 2022 में सत्ता में लाने के लिए भी ताना बाना भी बुना जाएगा। पार्टी हित में कई फैसले ले सकते हैं। बैठक शुरू हो गई है। कांग्रेस को सत्ता में वापस लाने के लिए व उपचुनाव के लिए भी इस बैठक को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां बैठक में आगामी रूपरेखा तय होगी, वहीं प्रभारी जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए टिप्स भी देंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ईमानदारी से हो जांच तो जेल जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पर अलका लांबा ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमानों के सौदे को लेकर अब फ्रांस में न्यायिक जांच शुरू हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जांच में राफेल सौदे के समय राष्ट्रपति रहे फ्रांसवा ओलांद और मौजूदा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से भी पूछताछ की जा सकती है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस प्रवक्ता अलका लांबा ने नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि अगर राफेल घोटाले की जांच ईमानदारी से हो गई तो लिख कर ले लीजिए, नरेंद्र मोदी जेल जाने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे। 2024 में यह शुभ काम भी कांग्रेस और श्री राहुल गांधी जी के हाथों ही होगा। अलका लांबा ने प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करते हुए लिखा कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, जुमला है। अलका लांबा के ट्वीट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने मजे लेते हुए लिखा कि जिसकी आधी पार्टी बेल पर हो वो भी जेल भेजने की धमकी दे रहे हैं।
@ठाकुर 435 ट्विटर हैंडल से कमेंट किया गया कि दिन में सपने देखना छोड़ दे अलका लांबा, आज तक के इतिहास में कभी सुना या देखा है कि चोर पुलिस को जेल लेकर गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत के बाद योगेंद्र यादव का बड़ा बयान, यूपी चुनाव में बीजेपी का करना है बंगाल जैसा हाल। जी हां दोस्तों, हरियाणा राजस्थान के सुनहेड़ा बॉर्डर पर सोमवार को किसान मजदूर भाईचारा सम्मेलन आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में संयुक्त किसान मोर्चा के बड़े नेता योगेंद्र यादव, गुरनाम चढ़ूनी और डॉक्टर दर्शनपाल सिंह भी पहुंचे। इस मौके पर स्वराज्य पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व संयुक्त किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव व अन्य सभी नेताओं ने धरने पर बैठे आंदोलनकारियों से कहा कि नए कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे धरने को मजबूत कर पूरे देश में फैलाना होगा। इस मौके पर केंद्र में सत्तासीन एनडीए सरकार को निशाने पर लेते हुए योगेंद्र यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हुआ, वही हाल आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में भी करना है। इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति तैयार कर ली है। 2024 के बाद आंदोलन नहीं करेंगे, क्योंकि तब तक तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे और कृषि उपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बन जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की तरह किसान नेता योगेंद्र यादव ने भी कहा कि अब हमें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी ताकत दिखानी होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड सहित कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पहले ही कह चुके हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तब तक किसान आंदोलन जारी रहेगा। राकेश टिकैत ने पिछले दिनों बंगाल चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली हार पर तंज कसते हुए कहा था कि हमारा इलाज तो संसद में होगा, लेकिन सरकार का इलाज गाँव में होगा। पश्चिम बंगाल की दवाई से इनको थोड़ा आराम मिला, अब अगली डोज यूपी पंजाब से दी जाएगी। इसका आशय यह है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में राकेश टिकैत सक्रिय रहेंगे। इस अवसर पर योगेंद्र यादव ने यह भी कहा कि मेवात के भाईचारे को तोड़ने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन हम इस भाईचारे को किसी भी सूरत में टूटने नहीं देंगे। मेवात में हम सब एक हैं और जो भाई को भाई से लड़ाने की साजिश रच रहे हैं, उनके मंसूबों को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वहीं आंदोलन को लेकर पुलिस व जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखाई दिया। इस मौके पर मुफ्ती सलीम थे। गौरतलब है कि पिछले साल 28 नवंबर से दिल्ली एनसीआर के आधा दर्जन बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। किसान प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि जब तक तीनों केंद्रीय कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते हैं, तब तक आंदोलन खत्म करने का सवाल ही नहीं उठता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार के पास राफेल मामले की जेपीसी जांच के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं, बोले पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने फ्रांस में राफेल विमान सौदे के मामले में न्यायिक जांच आरंभ होने संबंधी रिपोर्ट को लेकर सोमवार को एक बार फिर से सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल किया और कहा कि अब सरकार के पास संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। जहां पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि सच को दबाया नहीं जा सकता, तो वहीं पूर्व रक्षा मंत्री AK एंटनी ने कहा कि मोदी सरकार इस मामले में खामोश रहकर जवाबदेही से नहीं बच सकती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सच को दबाया नहीं जा सकता। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एंटनी ने एक बयान में कहा, फ्रांस के लोक अभियोजन सेवा ने राफेल विमानों की खरीद के सौदे में हुए भ्रष्टाचार और लाभ पहुंचाने के मामले की जांच के लिए न्यायाधीश की नियुक्ति की है। अब इस मामले में प्रथम दृष्टया भ्रष्टाचार दिखाई देता है। उन्होंने दावा किया, मोदी सरकार की चुप्पी उसकी भ्रष्टाचार को ढकने की मंशा की ओर इशारा करती है। इस मामले की जांच और दोषियों को दंडित करने से भाजपा सरकार का इनकार इस भ्रष्टाचार को दबाने के उसके प्रयासों को दिखाता है। उन्होंने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 अप्रैल 2015 को पेरिस गए और निविदा प्रक्रिया के बिना और रक्षा खरीद प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए 36 विमानों की खरीद की मनमाने ढंग से घोषणा की। पूर्व रक्षा मंत्री ने सवाल किया, प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार ने आज तक इसको स्पष्ट नहीं किया कि खरीदे जाने वाले विमानों की संख्या 126 से घटाकर 36 क्यों की गई और भारत को प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण से वंचित रखने के क्या कारण हैं। एंटनी ने यह भी पूछा, प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री खामोश क्यों हैं? सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार जवाबदेही से भाग सकती है? उन्होंने कहा, फ्रांस में इस मामले की जांच आरंभ होने के बाद अब यहां जवाबदेही स्वीकार जानी चाहिए और जेपीसी जांच का आदेश दिया जाना चाहिए। जेपीसी जांच के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। गौरतलब है कि फ्रांस की समाचार वेबसाइट मीडिया पार्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के साथ 59,000 करोड़ रुपए के राफेल विमान सौदे में कथित भ्रष्टाचार के मामले में फ्रांस के एक न्यायाधीश को बहुत संवेदनशील न्यायिक जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पिछले दिनों इस रिपोर्ट के आने तत्काल बाद कांग्रेस ने जेपीसी जांच की मांग फिर से उठाई थी। इसके बाद बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को प्रतिस्पर्धी रक्षा कंपनियां मोहरा बना रही हैं और साथ ही दावा किया था कि देश को कमजोर करने के प्रयास के तहत वह और कांग्रेस पार्टी राफेल विमान सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक रद्द, कैबिनेट विस्तार पर चर्चा की थी अटकलें, अमित शाह और नड्डा समेत सीनियर नेता होने वाले थे शामिल। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कैबिनेट में विस्तार की चर्चाओं के बीच मंगलवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से बुलाई गई मीटिंग रद्द हो गई है। इस मीटिंग में बीजेपी चीफ जेपी नड्डा समेत कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया था। शाम को 5 बजे होने वाली इस मीटिंग में कैबिनेट में फेरबदल और विस्तार पर बात होने की चर्चाएं थी। हालांकि अब इस बैठक को ही रद्द कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। इस मीटिंग में मंत्रियों की अब तक की परफॉर्मेंस और भविष्य की योजनाओं को लेकर उनकी ओर से पेश किए गए खाके पर भी चर्चा होने वाली थी। माना जा रहा था कि इस मीटिंग में होम मिनिस्टर अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण समेत कई अन्य केंद्रीय मंत्री जैसे धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी, पीयूष गोयल और नरेंद्र सिंह तोमर हिस्सा लेने वाले थे। इससे पहले 20 जून को भी पीएम नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों के साथ एक मीटिंग की थी। इस दौरान उन्होंने 2019 से लेकर 2021 तक सरकार के कामकाज को लेकर बात की थी और मंत्रियों का फीडबैक भी लिया था। केंद्रीय कैबिनेट में कुल 79 मंत्री हो सकते हैं, जिनमें फिलहाल 53 ही हैं। इस तरह से 26 नए मंत्रियों के लिए पद खाली हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में यह पहला मौका है जब कैबिनेट विस्तार की चर्चा चल रही है। इसकी वजह अगले साल 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को भी माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी चाहती है कि इस विस्तार में क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन को साधा जा सके। खास तौर पर उत्तर प्रदेश, हिमाचल जैसे राज्यों को लेकर पार्टी चिंतित है। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया, असम के पूर्व सीएम सर्बानंद सोनोवाल, एलजेपी नेता पशुपतिनाथ पारस जैसे नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सिंधिया ने बीते साल ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में एक दांव और चलने की तैयारी में ममता, क्या भाजपा के मंसूबे पर फिरेगा पानी? जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीतिक उथल-पुथल का प्रभाव बंगाल पर भी पड़ सकता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 11 दिनों के कार्यकाल के भीतर ही अपना इस्तीफा दे दिया। रावत ने विधानसभा के सदस्य न होते हुए मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसी तरह से ममता बनर्जी भी नंदीग्राम से पराजित होने के बावजूद भी मुख्यमंत्री बनी है। ऐसे में कोरोना महामारी के मद्देनजर यदि 6 माह के अंदर विधानसभा उपचुनाव नहीं हुए तो बंगाल में संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है। लेकिन अब ममता बनर्जी एक दांव चलने की तैयारी में है, जिससे इसका समाधान निकल सकता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा में राज्य में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं। बता दें कि ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान विधान परिषद का गठन करने का वादा किया था। वहीं बंगाल में 2 जुलाई से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है। ऐसे में ममता बनर्जी विधानसभा में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव पेश कर सकती हैं। बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं और यदि विधान परिषद का गठन होता है तो उसमें 98 सीटें हो सकती हैं, क्योंकि विधान परिषद की सीटों की संख्या विधानसभा की सीटों की संख्या से 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। सूबे में 5 दशक पहले विधान परिषद थी, मगर बाद में इसे समाप्त कर दिया गया था। स्वतंत्रता के बाद 5 जून 1952 को बंगाल में 51 सदस्यों वाली विधान परिषद का गठन किया गया था। बाद में 21 मार्च 1969 को इसे समाप्त कर दिया गया था। लेकिन 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सत्ता में आते ही विधान परिषद के गठन का वादा किया था। लेकिन माना जा रहा है कि ममता बनर्जी भले ही विधानसभा में विधान परिषद बनाने का प्रस्ताव पेश कर दें, पर उसके बाद भी एक कठिनाई आएगी। विधानसभा में प्रस्ताव पास होने के बाद इसे संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा से बहुमत से पारित कराना होगा। इस प्रकार विधानसभा परिषद का गठन केंद्र की मोदी सरकार की सहमति के बगैर नहीं हो सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्पीकर से अभद्रता के आरोप में बीजेपी के 12 एमएलए 1 साल के लिए विधानसभा से निलंबित। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष के कक्ष में पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में भाजपा के 12 विधायकों को विधानसभा से 1 साल के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अनिल परब ने विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। जिन 12 विधायकों को निलंबित किया गया है उनमें संजय कुटे, आशीष शेलार, अभिमन्यु पवार, गिरीश महाजन, अतुल भटकलकर, पराग अलवानी, हरीश पिंपले, योगेश सागर, जय कुमार रावत, नारायण कुचे, राम सतपुते और बंटी भांगड़िया शामिल है। परब ने कहा कि इन 12 विधायकों को निलंबन की अवधि के दौरान मुंबई और नागपुर में विधानमंडल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में भाजपा सदस्यों ने फैसले पर आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करेगा। फडणवीस ने कहा, यह एक झूठा आरोप है और विपक्षी सदस्यों की संख्या को कम करने का प्रयास है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हमने स्थानीय निकायों से ओबीसी कोटे पर सरकार के झूठ को उजागर किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सदस्यों ने पीठासीन अधिकारी को गाली नहीं दी। नेता प्रतिपक्ष फडणवीस ने कहा, शिवसेना विधायकों ने ही अपशब्दों का इस्तेमाल किया। मैं अपने विधायकों को अध्यक्ष के कक्ष से बाहर ले आया था। पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने दावा किया कि शेलार के माफी मांगने पर मामला समाप्त हो गया। जाधव ने जो कहा वह एक तरफा पक्ष था। इससे पहले राकांपा नेता और मंत्री नवाब मलिक ने भाजपा सदस्यों पर भास्कर जाधव के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया और इस मुद्दे पर राज्य विधानसभा की कार्यवाही को 4 बार स्थगित किया गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सीबीआई उत्तर प्रदेश में सक्रिय
करिए, लगता है अमित शाह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया। पूर्व आईएएस की टिप्पणी। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के कार्यकाल में लखनऊ के गोमती नदी के किनारे बन रहे रिवर फ्रंट से जुड़े कथित घोटाले को लेकर सीबीआई ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में छापेमारी की है। इस मामले में है और यूपी के 40 स्थानों पर छापेमारी जारी है। सीबीआई ने रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर यह दूसरी एफआईआर की है। ऐसे वक्त में जब अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस कार्रवाई को कई लोग राजनीति से प्रेरित मान रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने भी इस मामले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह पर चुटकी ली है। सूर्य प्रताप सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, सीबीआई उत्तर प्रदेश में सक्रिय है, लगता है अमित शाह ने चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। इसी के साथ ही सूर्य प्रताप सिंह ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने अपने ट्वीट में कोविड के दौरान हुई चिकित्सा संबंधी खरीद में करोड़ों के घोटाले के आरोप लगाए हैं। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, चिकित्सा शिक्षक विभाग में वेंटिलेटर एवं अन्य उपकरणों की खरीद में करोड़ों का घोटाला हुआ है। अब चाहे इसकी जांच कर दोषियों पर कार्रवाई कर दो या हमेशा की तरह मुझ पर एफआईआर कर ये साबित कर दो कि सब झूठ बोल रहे हैं। बस महाभ्रष्ट अधिकारी ही सच्चे और अच्छे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत टीएमसी में शामिल, बोले हम पूरे भारत में भाजपा को रोकेंगे। जी हां दोस्तों, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र और कांग्रेस के पूर्व सांसद अभिजीत मुखर्जी ने सोमवार को यहां तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर सीट से 2 बार सांसद रहे मुखर्जी की बीते कुछ सप्ताह से इस संबंध में तृणमूल नेतृत्व से बात चल रही थी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।